साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरी शैवाल है। नीलहरी शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है, ठीक है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व के उन सभी स्थलों पर पाए जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीवधारी निवास कर सकते हैं। संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं की मूल रचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणु से अधिक समानता रखती है। ये प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। इन्हें अत्यधिक आत्मनिर्भर सुपोषी माना जाता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जैसे नॉस्टॉक आपका सहजीवी संबंध आपका दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं सहजीवी संबंध कहलाता है। ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं, जैसे लाइकेन आपका। लाइकेन ऐसे जीव हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया एवं कवक साथ साथ रहते हैं। इनमें कवक का जल अवशोषण करते हैं तथा साथ ही साथ जीवाणु को सहारा भी प्रदान करते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया भोजन बनाने का काम करते हैं आपका। अब यहाँ पर कवक आता है आपका। तो कवक हरित लवक रहित संकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक पर्णहरित विहीन होने के कारण स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाता। कवक जो होता है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल से विहीन होने के कारण स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाता है। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक संसार में उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कवक या नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को किरीटनोफिलिक कवक कहते हैं आपका। कवक द्वारा पौधों में प्राप्त होने वाले रोग, जैसे गेहूं का ढीला स्पट, गेहूं का लाल रस्ट, बाजरे का आर्गोट, अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू, आलू का अंगमारी रोग, चने का विल्ट रोग, आलू का उत्तरभावी अंगमारी रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, सरसों का सफ़ेद कीट रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग आपका। दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस आपका। दाद आपका टाइकोफाइटन लेस्कोयस आपका। गंजापन टीनिया कैपिटिस आपका। खाज आपका एकेरस स्केबीज आपका। एथलीट फूड आपका टीनिया पेडिस आपका। ये कवक से होने वाले रोग और कवक होता है, ठीक है। दमा में आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेटस आपका। दाद में आपका टाइकोफाइटन आपका लेस्कोयस आपका। और गंजापन में टीनिया कैपिटस आपका। खाज में एस्केरस स्केबीज आपका। एथलीट फूड में आपका टीनिया पेडिस आपका। कवक का आर्थिक महत्व। अब यीस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में होता है। कवकों में कई प्रकार के एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। एस्परजिलस ओराइजी में एमाइलेज यीस्ट से इन्वर्टेज तथा पेंसिलियम पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं आपका। कवकों से कई प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन, नीथोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि एंटीबायोटिक औषधियाँ कवकों से ही प्राप्त किए जाते हैं। कवकों से कई प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है, जैसे B12 और B2 आपका। अब यहाँ पर आता है लाइकेन।
तो लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। यह थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। इनमें कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन्स आदि शैवालों को देता है। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन्स आदि शैवालों को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर कवक को देता है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को सहजीवन कहते हैं आपका। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं आपका। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं आपका। लाइकेन का आर्थिक महत्व, अब यहाँ पर देखो आर्थिक महत्व लाइकेन में लाइबेरिया, एल्बेनिया, रेमिनीला तथा रेमिनीला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है आपका। लोबेरिया, एर्बेनिया और रेमिनीला, लोबेरिया, एर्बेनिया और रोमेनिला, ठीक है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी रोग की औषधि बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस आपका डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोग की गई कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती हैं आपका। आर्चिल, लेकेनोरा आदि आर्चिल और लेकेनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। दक्षिण भारत में परमेलिया नामक लाइकेन को सालन बनाने में प्रयोग किया जाता है आपका। सालन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति में आपका आता है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति में आपका, तो जैसे आधुनिक वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने किया था। इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जारी की। जीवधारी का नाम आपका, जैसे लैटिन भाषा के दो शब्द, पहला वंश नाम, दूसरा जाति नाम आपका, ठीक है। अब यहाँ पर प्रमुख वैज्ञानिक नाम आपका, मनुष्य का होमो सैपियंस, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका आपका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, गाय का बोस इंडिकस आपका, गाय का बोस इंडिकस आपका, कुत्ता कैनिस फैमिलियरिस आपका, बिल्ली आपका, फेलिस डोमेस्टिका आपका, गाय आपका बोस्ट इंडिका आपका, मेढक में आपका रानी टिग्री का आपका, आम में आपका मैंगी फेरा इंडिका आपका, मक्खी में मुस्का डोमेस्टिका आपका, धान में ओरिजा सटाइवा आपका, सैटिवा आपका, गेहूं में टिटिकम सिटिवम, मोर में पावर क्रिस्टेटस आपका। अब यहाँ पर जैव विकास आया। जैव विकास में ये होता है भाई साहब, देखते हैं क्या होता है। प्रारंभिक सरल जीवों से क्रमिक जैविक परिवर्तन के द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। यानी प्रारंभिक सरल जीव होंगे, उनसे क्रमिक जैविक परिवर्तन के द्वारा, पहले छोटे जीव मतलब सरल जीव होंगे, उनमें क्रमिक परिवर्तन होगा, उनसे अधिक विकसित और जटिल जीव जो होंगे उनकी उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी तथा मीथेन, अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड आदि उपस्थित थी। यानी कि मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस थी। प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व महासागर में हुई थी। यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और 4 अरब वर्ष पूर्व महासागर में जीव उत्पन्न होने लगे थे। जैव विकास के सिद्धांत आपका, लैमार्कवाद आपका पहला है आपका। जैव विकास का पहला तर्कसंगत सिद्धांत लैमार्क ने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया आपका। यह सिद्धांत निम्न धारणाओं पर आधारित है, जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति, जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। वातावरण का सीधा प्रभाव, जीवों पर वातावरण परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है।
अंगों के उपयोगी या अनुपयोग होने का प्रभाव। अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा कम उपयोग किए जाने वाले तथा अनुपयोगी अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण, सर्पों में टांगों का अभाव होना, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। ठीक है। इस प्रकार जीवों में उप, इस प्रकार जीवों में परिचित लक्षणों की वंशागति होती है। इसी कारण लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है आपका। ठीक है। अब यहाँ पर आता है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन ने विकास से संबंधित अपने सिद्धांतों को डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन में 1859 में प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत निम्न धारणाओं पर आधारित है, जैसे जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, ओवर प्रोडक्शन, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएशन एंड दियर इनहेरिटेंस, योग्यतम की अजीविता, उत्परिवर्तनवाद आपका जीवन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है आपका। यह सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा दिया गया। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज नामक पौधे पर किया था। यह सिद्धांत के अनुसार आपका नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण दिखाई देता उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट कहलाता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे अनुवांशिकी आपका अनुवांशिक आपका जीन। अब जीन जो है अनुवांशिकता की इकाई है। डीएनए का वह भाग जो विशिष्ट कार्यों को संपादित करता है। वायरस में डीएनए और आरएनए से बना है वायरस जो होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें 20,000 से 25,000 मानव प्रोटीन होते हैं। कार्य विशिष्ट उपापचय क्रिया कोडिंग जीन्स को नियंत्रित करती है आपका। ठीक है। प्रत्येक जीव में कुछ ऐसे गुण या लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या गुण कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है तथा इसका अध्ययन आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने पहले आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग मीठी मटर के पौधे पर किया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जिसमें एक संकरीय क्रॉस कहा गया। इसके पश्चात उन्होंने दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया। द्विसंकरीय क्रॉस कहा गया। एक संकरीय क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका। इसके लिए मेंडल ने लंबे टीटी और बोने टीटी स्मॉल टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया तथा निम्न परिणाम प्राप्त किए। जैसे पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे। पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे का स्वपरायण कराया और पाया गया कि द्वितीय F2 पीढ़ी से प्राप्त किए गए पौधे में 3 पौधे लंबे एवं एक पौधा बौना है। ठीक है। संकर लंबा टी स्मॉल टी कैपिटल डी, शुद्ध बौना टी स्मॉल टी, शुद्ध लंबा कैपिटल टी डबल कैपिटल टी। ठीक है। फर्स्ट पीढ़ी हो गया। दूसरी पीढ़ी में आपका ये हो गया कैपिटल डबल टी। संकर लंबा स्मॉल टी कैपिटल टी, इससे हमेशा लंबा पौधा मिलेगा। इससे आपका 3 लंबा और एक बौना मिलेगा। इससे आपका टी स्मॉल टी कैपिटल टी में 3 लंबा एक बौना, हमेशा बौना स्मॉल टी। चल F2 पीढ़ी का फिनोटाइप समलक्षणी अनुपात आपका 3:1। 3 पौधे लंबे एक एवं एक पौधा बौना। F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात आपका 1:2:1। एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे संकर लंबे और एक पौधा शुद्ध बौना होगा आपका। ठीक है। डिहाइब्रिड क्रॉस आपका मेंडल ने इसके लिए
गोल एवं पीले बीज यानी कि RRYY तथा हरे एवं झुर्रीदार RRYY के बीच क्रॉस कराया और निम्न परिणाम प्राप्त किए। जैसे पैतृक पौधे में गोल एवं पीला RRYY, इसमें RY युग्मक होगा, झुर्रीदार एवं हरा स्मॉल r स्मॉल y, RY स्मॉल स्मॉल युग्मक। F1 में आपका गोल व पीली संकर बीज आपका कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, ये सब होंगे। अब यहाँ पर मेंडल के नियम, जैसे मेंडल ने एक संकरीय एवं द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए। कितने? 3 नियम प्रतिपादित किए। इनमें से पहले 2 नियम एक संकरीय क्रॉस तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस से संबंधित है। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में कुछ प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। उदाहरण, जब मटर के लंबे पौधों से बौने पौधों का क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विसंयोजन पृथक्करण का नियम आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों यानी जीन के जोड़ों के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक युग्मक में पहुंचता है। दोनों कारक एक साथ एक युग्मक में कभी नहीं जाते। उदाहरण, मटर के लंबे व बौने पौधे का क्रॉस कराने पर द्वितीय पीढ़ी में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। स्वतंत्र अवयवन का नियम आपका, जब दो जोड़ी विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। गुणसूत्र आपका, क्रोमोसोम में आपका ये जंतु कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई देते हैं आपका। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन के साथ संघनित होकर एक छड़नुमा विशेष आकार बनाती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र प्रत्येक महिला व पुरुष में एक समान होते हैं, परंतु 23वां जोड़ा एक समान नहीं होता। 23वां लिंग निर्धारण जोड़ा होता है। महिलाओं में 23वां जोड़ा XX जबकि पुरुषों में XY होता है आपका। ठीक है। क्रोमोसोम, गुणसूत्र में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं आपका। क्रोमोसोम DNA व प्रोटीन के बने होते हैं। DNA अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचना होती हैं। DNA के क्रियात्मक खंडन को जीन कहते हैं आपका। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें DNA क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है आपका। ठीक है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम से संगठित हो जाता है। जीन में आपका, जीन यह DNA का एक विशिष्ट खंड होता है जिस पर विशेष आनुवंशिक सूचनाएं अंकित होती हैं। यह आनुवंशिकता की भौतिक व कार्यात्मक इकाई है। किसी भी जीन के भौतिक लक्षणों, आनुवंशिक बीमारी आदि के निर्धारक जीन ही होते हैं। अब गुणसूत्र में आपका, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित पतली लंबी व कुंडली की भांति आपस में उलझी हुई धागों जैसी संरचना क्रोमेटिन जालिका पदार्थ कहलाता है आपका। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका DNA, न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं। उपस्थिति केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। कार्य, आनुवंशिक पदार्थों के लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों तक पहुंचाने में कार्य करते हैं। पिरिमिडीन क्षार, साइटोसिन तथा थायमीन आपका। DNA की द्विकुंलित संरचना, जेम्स आपका स्मरणीय तथ्य में, जैसे जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1953 द्वारा की गई। इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1962 में किया गया। अब आपका यहाँ पर है जैसे राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA आपका एकल कुंडलित संरचना होती है आपका। कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग होता है।
गैर अनुवांशिक पदार्थ है आपका। अनुवांशिक पदार्थ जैसे टोबेका, मोजेक, वायरस आदि होते हैं। उपस्थिति कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव आपका 3 प्रकार के होते हैं आपका। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए में आपका डीएनए में अंकित सूचना को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करते हैं। पिरिमिडीन क्षार होते हैं। साइटोसिन और यूरेसिल उपस्थित होते हैं आपका। निर्माण केंद्रिका कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए लगभग 80% होता है। कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता करता है आपका। अब ट्रांसफर आपका ये देखो, सबसे छोटा आरएनए कार्य अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना। योगदान भारतीय मूल के जीव विज्ञानी एच जी आपका एच जी खुराना। एच क्या होता है? एच होता है एच जी खुराना आपका। अब संरचना की दृष्टि से यह द्विकुंडलित आकृति होती है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया था आपका। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है आपका डीएनए की, तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाई जाती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। यह 3 मूलभूत घटकों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन क्षार, पेंटोजन शर्करा और फॉस्फेट समूह आपका डीएनए आपका। अब नाइट्रोजन क्षार हो गया आपका, शर्करा हो गया और फॉस्फेट समूह हो गया। नाइट्रोजन क्षार में आपका प्यूरिन हो गया, पिरिमिडीन हो गया। प्यूरिन में आपका एडिनिन आपका, ग्वानिन आपका। पिरिमिडीन में थाइमीन आपका, साइटोसिन आपका। और शर्करा में आपका यहाँ पर शर्करा में आपका 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा आपका। फास्फेट समूह में आपका फास्फोरिक अम्ल आपका H3PO4 आपका। अब डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमीन से तथा साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है आपका। एडेनिन व थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध व साइटोसिन व गुआनिन के बीच हाइड्रोजन आबंध होते हैं आपका। राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका, यह एकल कुंडलित संरचना है। यह भी डीएनए के समान नाइट्रोजन क्षार, शर्करा व फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल डीऑक्सी राइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा पाई जाती है आपका। आरएनए के प्रकार आपका मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए आपका। मैसेंजर आरएनए यह सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए। इसका प्रमुख कार्य डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर लाना है आपका। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए आपका टीआरएनए, इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक ले जाना होता है। राइबोसोमल आरएनए आपका, यह सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम संरचना का निर्माण करना है। डीएनए आरएनए में तुलना, जैसे डीएनए और आरएनए में तुलना, यह द्विकुंडलित होता है आपका डीएनए। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है आपका। यह केंद्रक लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है आपका। यह अधिक स्थायी होता है आपका। इसमें पिरामिडिन क्षार समूह में थाइमीन व साइटोसिन पाया जाता है। यह जीवों में उपस्थित एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना है। ठीक है, ये हो गया डीएनए। आरएनए में देखते हैं, यह एक कुंडलित होता है आपका, यह एकल कुंडलित होता है। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। यह कोशिका द्रव केंद्र स्थान द्रव्य में पाया जाता है। यह कम स्थायी होता है आपका। इसमें पिरामिडिन क्षार समूह में थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यह कुछ जीवों को छोड़कर आरएनए सामान्यतः गैर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है आपका। ठीक है। अब ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए आपका, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है। कोशिका एवं ऊतक। कोशिका, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में की थी। एसएससी सीजीएल 2019 में आया था। ठीक है। स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक
1674 ने तालाब के जल में की थी। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कोशिका संरचना आपका, विशेषता है पादप जंतु, जैसे विशेष कोशिका भित्ति सेल वॉल आपका पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है जंतु में। कोशिका भित्ति आपका पादप में पादप कोशिका में उपस्थित होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली आपका उपस्थित होती है आपका। क्लोरोप्लास्ट आपका क्लोरोफिल क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं और जंतु में अनुपस्थित होता है। रसधानी वैक्यूएल पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ पाई जाती हैं जो कोशिका द्रव्य से भरी होती हैं, और जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी रसधानियाँ उपस्थित होती हैं। तारक काय आपका सेंट्रोसोम आपका कुछ पादपों में अनुपस्थित होती हैं। जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास कई पाई जाती हैं और कोशिका विभाजन में सहायक होती हैं आपका। ठीक है, कोशिका सेल मतलब कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी आपका, यह सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। अब यहाँ पर नोट दे रहा है, तो नोट मतलब लिखने वाला। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्यों? क्योंकि पहले यह निर्जीव होता है और तथा जीवधारी में प्रवेश करने के पश्चात सजीव हो जाता है। विषाणु जो होता है पहले वो लाइफलेस है, फिर जब वो जीवाणु में प्रवेश करे, जो किसी जीवधारी में प्रवेश करेगा तो उसके अंदर लाइफ आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक ये हो गया आपका, कोशिका द्रव ये हो गया आपका। कोशिका द्रव अब बोल रहा है क्या भला है आपका, तो कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होते हैं। इसमें कोशिका के बहुत से विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं आपका। ठीक है, जीव द्रव आपका। अब जीव द्रव व केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से जीव द्रव कहा जाता है। देखो, कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से जीव द्रव कहा जाता है। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है आपका। हेक्सले ने जीवद्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है। कोशिका के प्रकार आपका, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका देखते हैं। इस प्रकार की कोशिका में हिस्टोसिन प्रोटीन का अभाव होता है। किसका? हिस्टोसिन प्रोटीन का अभाव होता है, जिसके कारण इनमें क्रोमेटिन का निर्माण नहीं हो पाता है। किसका? क्रोमेटिन का निर्माण। इनमें केवल डीएनए सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु, विषाणु और नीलहरित शैवाल में पाई जाती है आपका। यूकैरियोटिक कोशिका आपका, इस प्रकार की कोशिका में हिस्टोसिन प्रोटीन पाई जाती है आपका। डीएनए और प्रोटीन संयुक्त होकर क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है आपका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होता है आपका। इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित अवस्था में होता है आपका। इनमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका नहीं पाए जाते। इनमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पाए जाते हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं आपका। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है तथा श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है तथा श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है आपका। अब इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है आपका। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसमें 80S प्रकार का पाया जाता है क्या? राइबोसोम। ये एक कोशिकीय होते हैं आपका प्रोकैरियोटिक, ये बहुकोशिक होते हैं यूकैरियोटिक। आकार में छोटी होती है, आकार में बड़ी होती है। अब कोशिकांग आपका, एक कोशिका के विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं आपका। कोशिका के प्रत्येक अंग का एक विशिष्ट कार्य होता है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक आदि कोशिकांग के उदाहरण है आपका। अब यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक रूप से पारगम्य, केवल चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। आघातों से कोशिका की रक्षा करना। कोशिका द्रव आपका,
कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। विभिन्न कोशिका अंगकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य स्थान को बढ़ता है। केंद्रक में आपका कोशिका की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय करना, कोशिका का नियंत्रक केंद्र आपका डीएनए और जेनेटिक पदार्थों का संग्रहण करना आपका, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, कोशिका में विभिन्न प्रोटीन व वसा के संश्लेषण एवं कोशिका के बाहर उनके परिवहन में मदद करना आपका। राइबोसोम आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करना, प्रोटीन का कारखाना आपका। माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिकीय श्वसन संपन्न करते हैं, उपापचय की क्रिया संपन्न होती है, रासायनिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। उपनाम कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं इसे। गाल्जी काया का विभिन्न स्रोतों जैसे एंजाइम गाल्जी काया का विभिन्न स्रोतों जैसे एंजाइम एक मिनट, हाँ। गाल्जी काय आपका ये है कि विभिन्न स्रोतों जैसे एंजाइम, हार्मोन आदि का उत्पादन एवं भंडारण सहायक होता है। लाइपोसोम आपका क्षतिग्रस्त कोशिका उनके भागों को शीघ्र नष्ट करने कर उनके पाचन में मदद करते हैं, अतः ये आत्मघाती थैले कहे जाते हैं। रिक्तिकाएं जल और अन्य पदार्थों के भंडारण में सहायक होती हैं। कोशिका भित्ति अब आता है आपका, यह पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है आपका। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली आपका जैसे यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी सतह एवं पादप कोशिका की दूसरी बाह्य सतह होती है। यह वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह कोशिका की आवश्यकता अनुसार कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर व बाहर आने जाने देती है आपका। अंतःप्रद्रव्य जालिका आपका यह कोशिका द्रव में स्थित चपटी आपस में जुड़ी थैली युक्त छोटी नलिकावात जालिका तंत्र है आपका। यह कोशिका द्रव में केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक विस्तृत होती है आपका। यह दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका आपका यह राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके हुए होते हैं, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण तो हम लोग यहाँ पर थे। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके हुए होते हैं, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती हैं। उनमें खुरदरी एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। ये काफ़ी फैली हुई केंद्रक के बाहर झिल्लिका तक फैली होती है आपका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये जंतु में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका की आंतरिक परिवहन प्रणाली होती है। यह अपने अंदर निर्मित प्रोटीन, वसा, स्टेरॉइड आदि को कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कोशिका, ठीक है, इसके द्वारा केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थों को भी कोशिका द्रव में लाया जाता है। गाल्जी कायाकम यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है आपका। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी काय में पैक किए जाते हैं। उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गाल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है आपका। लाइबोसोम आपका इसका निर्माण गाल्जी काय द्वारा किया जाता है। संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम से झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं आपका। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक जैसे बैक्टीरिया, भोजक
भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जिससे वह छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। रसधानी आपका रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों को संग्राहक थैली होती है आपका। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं आपका, ठीक है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। ठीक है, रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, अब इसे कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। एमपी में आया था, यूपी आरओ में भी आया था। ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा कर बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। लवक आपका प्लास्टिड आपका, ये सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं आपका। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लवक में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है आपका। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवकों दो प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक व अवर्णी लवक आपका, ठीक है। वर्णी लवक अवर्णी लवक, जैसे अवर्णी लवक आपका, ये लवक पदार्थों को श्वेत या रंगहीन दिखाने के लिए उत्तरदायी होते हैं आपका। ये पादपों के ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे भूमिगत तना जड़ का। अवर्णी लवक में तेल, स्टार्च, प्रोटीन आदि खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, जैसे मंडलवक में मंड स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। उदाहरण आलू, तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। वर्णी लवक इसके द्वारा पादप के सभी रंगों का निर्धारण किया जाता है। ये पादप के फूल, फल तथा बीज आदि भागों में पाए जाते हैं आपका। विभिन्न फलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाले वर्णक, जैसे गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, मिट्टी का लाल रंग कैप्सेसिन, हल्दी का पीला रंग क्यूरुमिन, गाजर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन, गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन आपका। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन, हल्दी का पीला रंग क्यूरुमिन, गाजर का लाल रंग लाइकोपीन, बैंगनी रंग आपका, गाजर का बैंगनी रंग जो होता है ये एंथोसाइनिन, गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन आपका। वर्णी लवक वर्णी लवक का वह हिस्सा जिसमें पर्णहरित यानी क्रोमोफिल पाया जाता है, हरित लवक कहलाता है। हरित लवक आपका यहाँ पर हरित लवक, इसमें पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, जो पौधों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरित लवक में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन व जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सदैव जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो पौधे का भोजन होती है। भोजन निर्माण करने के लिए हरित लवक को कोशिका का रसोईघर कहा जाता है।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल H2O, ठीक है, ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है आपका, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन निकलती है उप उत्पाद के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य में होती है। इसके इसके अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका यानी स्ट्रोमा कहते हैं आपका। पीठिका में चिपके झिल्ली युक्त थैली संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टे की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं आपका। चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है, पीठिका या पट्टिलिकाएं कहलाती है। राइबोसोम आपका आपका राइबोसोम आपका राइबोसोम की खोज किसने की थी भैया? जॉर्ज पैलेट ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने की थी। हम्म, जॉर्ज पैलेट ने की थी राइबोसोम की खोज। प्रोटीन व राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए से निर्मित झिल्ली रहित संरचना होती है। यह मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम या तो अंतःपर्दवीय जलिकाओं से पर चिपके हुए होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। न्यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। और तारक काय आपका क्या होती है? यह झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह बेलनाकार संरचना वाले दो तारक केंद्रकों से मिलकर बना होता है आपका। हम्म अब यहाँ पर केंद्रक देते हैं। केंद्रक की खोज जो होता क्या नाम केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक आवरण होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के केंद्र कोशिका द्रव केंद्रक के अंदर बाहर जाता रहता है आपका। केंद्रक के भीतर एक गाढ़ा पारदर्शी व अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में आपका पैतृक पैतृक कोशिका से संतति कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चो ने 1855 में देखा। अब सभी जीवों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया इनके संपूर्ण जीवन काल तक चलती रहती है। विभाजन के दौरान कोशिका विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इन सभी अवस्थाओं में समेकित रूप को कोशिका चक्र कहा जाता है। अब कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन। अब इसमें इस प्रकार का कोशिका विभाजन जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल आदि में पाया जाता है। इनमें केंद्रक जो होता है लंबा होकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, मीटोसिस आपका। इस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में वॉल्थेर फ्लेमिंग ने देखा तथा इसे मीटोसिस नाम दिया आपका। इस प्रकार का विभाजन शरीर की कायी कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है आपका। समसूत्री विभाजन के विभिन्न चरण, अब विभिन्न चरण में देखते हैं। अंतरावस्था इंटरफेज आपका, पूर्वावस्था आपका, प्रोफेज आपका, मध्यावस्था आपका, मेटाफेज आपका, और पश्चावस्था एनाफेज आपका, अंत्यावस्था आपका, टेलोफेज आपका। इस विभाजन में एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है तथा प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन में म्यूसिस आपका, इसकी खोज सर्वप्रथम विजमैन ने की थी, किंतु इसका विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने द्वारा किया गया। इस प्रकार के विभाजन को फार्मर व मूरे ने म्यूसिस नाम दिया आपका। इस प्रकार का कोशिका विभाजन जनक कोशिका यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका
4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की तुलना में आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूक्लियरी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है आपका, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा प्राणियों में शुक्राणु व अंडाणुओं तथा पादप कोशिकाओं में नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब युग्मक के माध्यम से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है आपका, ठीक है। शुक्राणु एवं अंडाणु संयोजित होकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है। युग्मनज की कोशिका में पुनः गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। इस कोशिका को द्विगुणित कोशिका कहते हैं आपका। इसमें आधे गुणसूत्र माता से और आधे पिता से प्राप्त होते हैं आपका। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 2 चरण होते हैं, जैसे विषमरूपी विभाजन और ह्रास विभाजन, समरूपी विभाजन आपका। विषमरूपी विभाजन के विभिन्न चरण आपका पूर्वावस्था प्रोफेज 1, मध्यावस्था मेटाफेज 1, पश्चावस्था एनाफेज 1 और अंत्यावस्था आपका टेलीफेज आपका 1 आपका। एक कोशिका द्रव्य विभाजन होता है आपका। समरूपी विभाजन के विभिन्न चरण, जैसे पूर्वावस्था प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मध्यावस्था मेटाफेज 2, पश्चावस्था एनाफेज 2, अंत्यावस्था टेलीफेज 2 और कोशिका द्रव्य का विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के 2 चरणों के बीच की अवस्था को विश्रामावस्था इंटरफेज कहते हैं आपका। समरूपी विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होते हैं। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर आपका। अब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन आपका यहाँ पर समसूत्री विभाजन में यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री में यह विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है आपका, ठीक है। इस विभाजन में एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिका में मात्र कोशिका जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है। संतति कोशिका में मात्र कोशिका से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता पाई जाती है आपका, ठीक है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है आपका। इस विभाजन में कम समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा है पादप ऊतक आपका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।